गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पाठ योजना के बारे में बात करेंगे। पाठ योजना विषय हिंदी और हमारा उपविषय होगा गद्य। जैसे कि आप जानते हैं कि हिंदी की बहुत सारी विधाएं होती हैं, तो हिंदी ये गद्य की विधा है। ठीक, तो आज हम इसके बारे में आपको लेसन प्लान के बारे में समझाएंगे। तो जिसका उपविषय हमारा गद्य है और प्रकरण है हमारा, यानी टॉपिक है हमारा मेरा बाल्यकाल। फिर पाठ योजना बनाने के लिए सबसे पहले तो ये ज़रूरी है, उससे पहले ज़रूरी है कि हम उस पर अपना दिनांक डालें, कालांश डालें, विद्यालय का नाम जिसमें आप टीचिंग कर रहे हैं, छात्र अध्यापक का नाम, जो आपका जो पब्लिक टीचर्स हैं, जो आपका नाम है वो नाम डालेंगे। आप किस कक्षा की लेसन प्लान बना रहे हैं हम वो कक्षा डालेंगे। अवधि आप कितने मिनट की टीचिंग प्रैक्टिस करेंगे वो आपकी लेसन प्लान की अवधि होगी। तो ये हमारा 40 मिनट्स होता है या 45 मिनट्स होता है। क्लास आपकी कुछ भी हो, 5th है, 6th है, जिस भी क्लास की आप लेसन प्लान बना रहे हैं वो आप क्लास डालेंगे। इतने के बाद, इस सब के बाद ये आता है कि जब हम लेसन प्लान बना रहे हैं, पाठ योजना बना रहे हैं, तो उसमें आता है कि हमारे सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य, तो इनके विषय में हमें लिखना होता है। पहला आता है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य क्या होते हैं? सामान्य उद्देश्य उससे संबंधित होते हैं जो आपका विषय है, विषय से संबंधित होते हैं। जैसे कि आपका हिंदी गद्य है तो पहला उद्देश्य हुआ हमारा छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करना। दूसरा, छात्रों में वाचन कौशल का विकास करना, यानी हम उन्हें क्या सिखाएंगे? वाचन, स्पीकिंग सिखाएंगे। छात्रों में शुद्ध उच्चारण एवं लेखन कौशल का विकास करना। छात्रों में शुद्ध उच्चारण यानी जो उनका पठन है, पाठन कार्य है, जो उसमें उनको शुद्ध उच्चारण सिखाएंगे एवं लेखन कौशल का विकास करना। और हिंदी गद्य का ये उद्देश्य होता है कि हम उनके लेखन कौशल का भी छात्रों में विकास करें। नेक्स्ट आता है हमारा छात्रों में मातृभाषा के प्रति रुचि जागृत करना, यानी हम क्या पढ़ा रहे हैं ना, हिंदी पढ़ा रहे हैं, तो हिंदी हमारी मातृभाषा है, तो मातृभाषा के प्रति छात्रों में रुचि जागृत करना, यानी रुचि उत्पन्न करना कि कैसे उनका उसमें इंटरेस्ट और अधिक बढ़ता चला जाए। तो ये होते हैं हमारे सामान्य उद्देश्य, जो किससे संबंधित होते हैं? जो केवल विषय से संबंधित होते हैं, जो आपका विषय है। उसके बाद आता है हमारा विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य, ये हमेशा ध्यान रखने वाली बात है कि विशिष्ट उद्देश्य हमेशा आपके प्रकरण से संबंधित होते हैं, जो आपका टॉपिक होता है उससे संबंधित विशिष्ट उद्देश्य होते हैं। पहला उद्देश्य क्या है? अब हमारा प्रकरण है मेरा बाल्यकाल, तो मेरा बाल्यकाल किससे संबंधित है? महात्मा गांधी के बाल्यकाल से संबंधित है, तो इसलिए हम उसमें विशिष्ट उद्देश्य में फर्स्ट लिखेंगे छात्रों को महात्मा गांधी के बाल्यकाल के संबंध में जानकारी देना, क्योंकि मेरा बाल्यकाल हमारा टॉपिक है, तो इसलिए हम छात्रों को महात्मा गांधी के बचपन के संबंध में जानकारी प्रदान करेंगे। नेक्स्ट होगा हमारा छात्रों को गांधी जी के बाल्यकाल के आदर्श एवं शिक्षा से अवगत कराना। अब उन्होंने मेरा बाल्यकाल अपनी आत्मकथा में लिखा है, तो इसलिए हम छात्रों को बताएंगे कि उनके बाल्यकाल के क्या आदर्श थे, उनकी शिक्षा क्या थी, उससे अवगत कराएंगे छात्रों को। नेक्स्ट आता है हमारा छात्रों को श्रवण कुमार की पितृभक्ति से अवगत कराना। जैसे कि आप पहले भी सुन चुके होंगे कि महात्मा गांधी ने क्या था कि उन्होंने अपने बाल्यकाल में अपनी आत्मकथा में लिखा है कि उन्हें बचपन में श्रवण कुमार की कहानी सुनाई गई थी, पढ़ी थी उन्होंने, तो इसलिए उस प्रकरण से संबंधित हम छात्रों को श्रवण कुमार की पितृभक्ति से अवगत कराएंगे। नेक्स्ट आता है हमारा छात्रों को अच्छे आचरण की प्रेरणा देना, कि गांधी जी ने अपने बचपन में श्रवण कुमार से, राजा हरिश्चंद्र के जीवन से कितनी प्रेरणा ली, तो उसी तरह हम छात्रों को भी अच्छे आचरण की प्रेरणा देंगे। ये होते हैं हमारे विशिष्ट उद्देश्य। इसके बाद अब आता है हमारा पूर्व ज्ञान। अब छात्रों में जो पूर्व ज्ञान है वो कहाँ तक है, कितना उसके बारे में जानते हैं, तो छात्र महात्मा गांधी के नाम से पहले से ही परिचित हैं और श्रवण कुमार की कहानी को भी उन्होंने पहले से सुना है। अब आती है हमारी सहायक सामग्री। हम किस किस चीज़ का प्रयोग करते हैं जब हम छात्रों को पढ़ाते हैं? पहला, महात्मा गांधी का चित्र, यानी जिस टॉपिक को आप पढ़ा रहे हैं उससे संबंधित आपके पास चित्र, मॉडल, चार्ट कुछ भी हो, तो इसमें हमने लिया है महात्मा गांधी का चित्र। श्रवण कुमार का अपने माता पिता को कांवर में ले जाते हुए का चित्र। फिर डस्टर, चौक, श्यामपट्ट, पुस्तक इत्यादि, ये सब हमारे टीचिंग मटेरियल यानी हमारी सहायक सामग्री होती है। अब आता है फिर हमारा
टॉपिक मेरा बाल्यकाल, हम पाठ यानी जो पुस्तक में से हम पाठ पढ़ा रहे हैं, तो ये अध्यांत है महात्मा गांधी से लेकर मुझे याद तक है। अब ये है हमारी लेसन प्लान के पॉइंट। पहला है, हम करते हैं प्रस्तुतिकरण। हमने पाठ खोला, जो बताया आपको टॉपिक मेरा बाल्यकाल, और उसमें आता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में क्या होता है, इसके 6 कॉलम होते हैं। पहला कॉलम होता है शिक्षण बिंदु, यानी इसे बोलते हैं हम पाठ्य वस्तु या कंटेंट। नेक्स्ट कॉलम होता है हमारा शिक्षण उद्देश्य, जिसमें लिखा रहता है अनुदेशनात्मक शिक्षण उद्देश्य। नेक्स्ट आता है शिक्षण क्रिया। शिक्षण क्रिया यानी शिक्षक क्रिया भी होता है और ये शिक्षण क्रिया में भी आता है। शिक्षक क्रिया, शिक्षक क्रिया के बाद नेक्स्ट कॉलम होता है छात्र क्रिया। उसके बाद होती है हमारी टेक्निक्स, जो तकनीकी जो विधियाँ हम यूज़ करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट एंड लास्ट कॉलम होता है मूल्यांकन। अब हम जब प्रस्तुतिकरण करते हैं, प्रस्तावना रखते हैं, तो प्रस्तावना में क्या होता है, हम शिक्षण उद्देश्य क्या होगा हमारा शिक्षण उद्देश्य होगा कि छात्रों के पूर्व ज्ञान का प्रत्यस्मरण कराना, यानी जो ज्ञान उन्हें पहले से है उसको स्मरण कराना। फिर हमारे जो प्रस्तावना प्रश्न है, जो प्रस्तावना प्रश्न होते हैं वो हमेशा छात्रों के पूर्व ज्ञान पर आधारित पूछे जाते हैं। तो उसमें छात्र अध्यापक क्या कर सकता है, उसमें 3-4 क्वेश्चन पूछ सकता है, 2 भी पूछ सकता है। तो हमने जो मेरा बाल्यकाल टॉपिक था हमारा, तो हमने उसमें क्या पहला प्रश्न पूछा छात्रों से, हमारे राष्ट्रपिता कौन थे। तो छात्रों ने क्या क्रिया की, छात्रों ने क्रिया की महात्मा गांधी, उसका आंसर दे दिया। फिर हम महात्मा गांधी का चित्र दिखाकर उनसे पूछेंगे यह चित्र किस महापुरुष का है, तो छात्र उसका जवाब देंगे यह चित्र महात्मा गांधी का है। तो हमने कौन सी टेक्निक्स यूज की, हमारी हुई प्रश्नोत्तर विधि, क्योंकि हम छात्रों से क्या कर रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं, तो इसलिए हमारी क्वेश्चन आंसरिंग विधि हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने पूछा, इनका बचपन कैसे व्यतीत हुआ और देश प्रेम की प्रेरणा कहाँ से मिली। तो जो हमारा लास्ट क्वेश्चन होता है, जो हमारे प्रस्तावना का आखिरी या अंतिम प्रश्न होता है, वो हमेशा हमारे प्रकरण से जुड़ा हुआ होता है। जो उद्देश्य कथन हम करेंगे वो उससे संबंधित होगा, ताकि छात्र वहाँ पर क्या हो जाएं, निरुत्तर हो जाएं, और उस प्रश्न को हम किससे जोड़ दें, अपने टॉपिक से, अपने प्रकरण से जोड़ दें और छात्रों को वो चीज़ समझाएं। तो हमने लास्ट प्रश्न पूछा छात्रों से, इनका बचपन कैसे व्यतीत हुआ और देश प्रेम की प्रेरणा कहाँ से मिली। तो उस पर छात्र निरुत्तर हो जाते हैं, छात्र के सामने समस्या आ जाती है, इसे हम समस्यात्मक प्रश्न भी बोलते हैं। आप छात्र निरुत्तर हो जाने की बजाय आप ये भी लिख सकते हैं कि समस्यात्मक प्रश्न, क्योंकि छात्रों ने उसका उत्तर नहीं दिया। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, अब जो हमारा शिक्षण बिंदु है उसमें शिक्षक क्या करेगा, उद्देश्य कथन करेगा। उद्देश्य कथन क्या होगा, आज हम महात्मा गांधी के बाल्यकाल के विषय में अध्ययन करेंगे। अब छात्र अध्यापक ने छात्रों को बताया कि आज हम किसके बारे में अध्ययन करेंगे, महात्मा गांधी के बाल्यकाल के विषय में अध्ययन करेंगे। तो छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे उसे। आप कुछ भी क्लास में बोलते हैं तो छात्र पाठ से संबंधित बातों को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर उसके बाद हमारा फर्स्ट कॉलम आता है। जब हमने ये उद्देश्य कथन बोल दिया, इसको बोलते हैं स्टेटमेंट भी बोलते हैं। आप इंग्लिश की लेसन प्लान बनाएंगे, उसमें हम लिखेंगे स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट में क्या लिखा हमने कि आज हम इस लेसन से संबंधित ये बातें आपको समझाएंगे। फिर क्या आता है, उसके बाद शिक्षक क्या करेगा, शिक्षक गद्यांश का शुद्ध उच्चारण के साथ सहस्वर वाचन करेगा। यानी अध्यापक अर्थात अध्यापक उस पाठ को बच्चों को शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़ाएगा, और छात्र क्या करेंगे, छात्र पुस्तक में देखते हुए उच्चारण पर ध्यान देंगे कि जो कठिन शब्द हैं उनका उच्चारण कैसे हो रहा है। और इसकी हमारी टेक्निक्स क्या होगी, इसकी टेक्निक्स होगी हमारी, इसकी तकनीकी होगी हमारी, क्या है हमारे पास, पाठ्य पुस्तक, यानी पुस्तकें हम उसमें से पढ़ रहे हैं। तो इसे बताकर हमने छात्रों में क्या किया, छात्रों में नवीन ज्ञान का विकास किया। यानी उन्हें क्या आया, इस गद्यांश से सहस्वर वाचन किया तो उन्हें शुद्ध उच्चारण करना सीखा। अब ये क्या, इसको बोलते हैं आदर्श पाठ। जब शिक्षक पढ़ाता है तो उसको क्या बोलते हैं, जब पाठ का वाचन करता है तो उसको बोलते हैं हम आदर्श पाठ। क्या बोलते हैं उसको, आदर्श पाठ। इसके बाद शिक्षक क्या करेगा, फिर अपने स्वयं पढ़ने के बाद छात्रों से क्या कहेगा, छात्रों से उस पाठ को पढ़ने के लिए बोलेगा। उसे बोलते हैं अनुकरण पाठ। तो ये होगा अनुकरण पाठ। तो क्या होगा, जब छात्रों ने उसे ध्यानपूर्वक सुना
तो छात्रों में क्या हुआ, छात्रों में शुद्ध उच्चारण का अभ्यास कराना, यानी हमारा शिक्षण का उद्देश्य क्या हुआ, छात्रों में शुद्ध उच्चारण का अभ्यास कराना। तो शिक्षक 2-3 छात्रों से अनुकरण पाठ कराएगा। छात्र शिक्षक के निर्देशन पर अनुकरण पाठ करेंगे और हमारी तकनीकी क्या हुई, पाठ्य पुस्तक। इसके पश्चात शिक्षक क्या करेगा, शिक्षक कठिन शब्दों का उच्चारण कराएगा। तो छात्रों में कौन से कौशल का विकास होगा, छात्रों में शुद्ध उच्चारण के कौशल का विकास होगा। यानी हमारी कंटेंस हुई, शिक्षण बिंदु हुआ छात्रों को शब्दों का शुद्ध उच्चारण करना सिखाना। तो शिक्षक कठिन शब्दों का उच्चारण कराएगा। उसके बाद शिक्षक कठिन शब्दों का अर्थ श्यामपट्ट पर लिखेगा। जब छात्र उस श्यामपट्ट पर लिखे हुए को देखेंगे तो उसे कहाँ नोट करेंगे, अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट करेंगे। तो कौन से शब्दों का उच्चारण कराया उसने, वाचन किया, साध्वी, प्रीत, धर्मनिष्ठ, व्यस्त, यानी जितने भी कठिन शब्द पाठ में आए हुए हैं उन शब्दों का उच्चारण कराया जाएगा। फिर उन कठिन शब्दों को श्यामपट्ट पर लिखा जाएगा। तो छात्रों में क्या होगा, किस कौशल का विकास होगा, लेखन कौशल का, यानी लिखने के लिए बोला है तो लेखन कौशल का विकास। ये हुआ हमारे नेक्स्ट कौशल, जो हुआ हमारा लेखन कौशल का विकास। तो छात्र उसे क्या करेंगे, अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट करेंगे। तो इसमें हमारी कौन सी टेक्निक्स यूज हुई, हमने इसमें श्यामपट्ट को यूज़ किया। और कौन सी विधि हुई, हमारी शब्दार्थ विधि। शिक्षक उसके बाद उच्चारण करने के बाद छात्रों से कठिन शब्दों को ब्लैक बोर्ड से लिखने के लिए बोलेंगे। फिर शिक्षक जो होगा वो कठिन शब्दों को ब्लैक बोर्ड पर यानी श्यामपट्ट पर लिखेगा अर्थ सहित। छात्र क्या क्रिया करेंगे, छात्र उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। तो ये हमारी टेक्निक्स कौन सी हुई, ये टेक्निक्स हुई हमारी शब्दार्थ विधि। और जो हमारा शिक्षण उद्देश्य था वो क्या हुआ, छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करना। यदि वे लिखने के लिए तैयार हैं तो उनके लेखन कौशल का विकास। और जब हमने उनका अर्थ बताया तो छात्रों के शब्द भंडार में हुई वृद्धि। अब उसके बाद शब्दार्थ लिखाने के बाद छात्र शब्दार्थ अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। शब्दार्थ के पश्चात शिक्षक मौन पाठ के लिए कहेगा। मौन वाचन होता है, मौन पाठन, ठीक है। तो मौन पाठन में छात्र क्या करेंगे, छात्र बिना होठ हिलाए मौन पाठन करेंगे, जिसे हम कहते हैं साइलेंस रीडिंग। तो उसमें हमारी टेक्निक्स क्या होगी, उसमें हमारी टेक्निक्स होगी पाठ्य पुस्तकें। उससे पहले जब आपने ओरली शब्दार्थ बताए, मौखिक शब्दार्थ बताए, उनका उच्चारण किया, तो उस बीच में हम छात्रों से क्या करेंगे, छात्रों का मूल्यांकन करेंगे। उनसे शब्दार्थ पूछ सकते हैं, उनसे प्रश्नोत्तर पूछ सकते हैं, किसी भी तरह से आप उनका मूल्यांकन कर सकते हैं। तो जब हम मौन पाठन के बाद छात्रों से शिक्षक बोधात्मक प्रश्न करेगा। बोधात्मक प्रश्न विकासात्मक भी होते हैं, बोधात्मक भी होते हैं। बोधात्मक प्रश्न किसमें होंगे, जो गद्यांश आपने छात्रों से पढ़वाया और खुद से पढ़ा, तो उसमें से छात्रों से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो क्या प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रश्न पूछने के लिए छात्रों में कौन से कौशल का विकास होगा, ज्ञान बोध का विकास होगा। उससे पहले वाचन कौशल का विकास था, मौन पाठन था, उसके बाद आता है हमारा ज्ञान बोध कराना। तो उनसे एक प्रश्न पूछेंगे कि यह गद्यांश कहाँ से लिया गया है। छात्र क्रिया करेंगे, उसका उत्तर देंगे महात्मा गांधी की आत्मकथा से। और इसमें हमारी टेक्निक्स हुई प्रश्नोत्तर विधि। फिर अगला प्रश्न पूछेंगे, छात्रों ने अपनी माता के संबंध में, गांधी जी ने अपनी माता के संबंध में क्या लिखा है, अपनी माता के आदर्शों का वर्णन किया है। छात्र उसका उत्तर देंगे कि गांधी जी ने अपनी माता के आदर्शों का वर्णन किया है। और इसमें हमने टेक्निक्स क्या यूज़ की, प्रश्नोत्तर विधि। उसमें मूल्यांकन के आधार पर हम छात्रों से कुछ भी पूछ सकते हैं, प्रश्न उत्तर, शब्दार्थ, शब्दों में प्रयोग। उसके बाद आता है हमारा जो हमने आद्यांत पढ़ा, जो गद्यांश हमने छात्रों को पढ़ा और पढ़वाया, उसका स्पष्टीकरण करेंगे, यानी उसकी व्याख्या करेंगे कि उनकी माता उसे रीड करने के बाद हम उसका मीनिंग पहले ही बता चुके हैं, तो उसे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे जब शिक्षक उसका स्पष्टीकरण करके सुनाएगा। तो इसमें विधि हमारी कौन सी होगी, व्याख्या विधि। और उसमें हम छात्रों की किस शिक्षण उद्देश्य का विकास होगा, अच्छे आचरणों व आदर्शों का बोध कराना। छात्रों को अच्छे आचरण की व आदर्शों का बोध कराना। और इसमें जो हमारी क्या होगा, शिक्षण बिंदु होगा हमारा स्पष्टीकरण, क्योंकि शिक्षक जो क्रिया कर रहा है वो उसका शिक्षण बिंदु है, तो वो क्या कर रहा है, स्पष्टीकरण कर रहा है। तो इस स्पष्टीकरण को, इस व्याख्या को छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। तो ये थी हमारी व्याख्या विधि। उस स्पष्टीकरण के बाद शिक्षक फिर उनसे प्रश्न पूछेगा
कि उनकी माता कौन सा व्रत रखती थी, जो आद्यांत उसमें हमने पढ़ा। तो उसमें शिक्षक फिर छात्र से प्रश्न पूछेगा तो छात्र उसका उसी आधार पर उसका उत्तर देंगे। इसी तरह से आद्यांत पढ़ने के बाद स्पष्टीकरण के बाद उनके प्रश्नोत्तर, इसी तरह से ये 2 पेज की आपकी प्रक्रिया होगी। उसके बाद हम आते हैं कहाँ पर, उस श्यामपट्ट कार्य पर आते हैं, जो आपको किसमें, अपनी लेसन प्लान में इस तरह से कटिंग करके लगाना होता है। तो श्यामपट्ट पर क्या लिखा आपने, आपको पहले बताया कि शिक्षक ने कौन सी क्रिया की थी, कठिन शब्दों का अर्थ लिखा था। तो श्यामपट्ट पर आप भी क्या डालेंगे, दिनांक डालेंगे, विषय डालेंगे, उपविषय डालेंगे, कालांक डालेंगे, कितने मिनट का है, अवधि डालेंगे और इस पर लिखेंगे कठिन शब्द। तो इसमें हमारा क्या हुआ, जो हमारा शिक्षण बिंदु था वो क्या था कि हमारा श्यामपट्ट भी था और गृह कार्य भी था। उसमें हम छात्रों को गृह कार्य देंगे। अब गृह कार्य के बाद क्या देंगे, गृह कार्य में आप कुछ भी दे सकते हैं, उनके आदर्शों पर निबंध लिखना, उनका जीवन परिचय लिखना, या शब्दों का प्रयोग करना, या शब्दों का कठिन अर्थ लिखना। इस तरह से ये हमारी पूरी लेसन प्लान कंप्लीट हो जाती है गृह कार्य पर आकर। तो इसलिए ये जो श्यामपट्ट है इसे आप ब्लैक पेपर की कटिंग करके अपने लेसन प्लान पर लगाएंगे, जिस पर आप जो उचित होता है केवल श्यामपट्ट पर वही लिखा जाता है, जो सारगर्भित हो और शब्दों से के उचित अर्थ बताता हो। जो कठिन शब्द हैं उनके अर्थ लिख दीजिए, जो कठिन वाक्य हैं उनका प्रयोग लिख दीजिए। तो ये होता है हमारा श्यामपट्ट कार्य। इस तरह से आपकी हिंदी गद्य की लेसन प्लान पाठ्य योजना तैयार हो जाती है। आपको यदि हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और यदि कोई त्रुटि है तो उसके लिए हमें कमेंट अवश्य करें।